हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन इस वीडियो में डिटेल में कवर होंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और जो थ्योरी है उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या कहता है, विच सेल विल मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन सी सेल मेजर करती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो नाउ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, SEP की। नाउ यहाँ पे S स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये बेसिकली मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अभी आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पता होनी चाहिए। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि प्रेशर कितना होना चाहिए एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, वो 1 बार होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो यहाँ पे कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन इट शुड बी इक्वल टू द 1 मोलर, ठीक है। तो ये सारी अपनी एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की जा रही थी। तो आप हर एक ऑप्शन में यहाँ पे देखोगे, पहले ऑप्शन में यहाँ पे 0.1 बार दे रखा है जो कि गलत है। यहाँ पर सेकंड जो आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पे 2 मोलर दे रखा है। एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार, और कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये दिखता बहुत हार्ड है बट इट इज़ रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अभी क्या ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे आप देखोगे वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये अपनी एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एक्स एक्सिस में यहाँ पे आपको log mg2+ दे रखा है और वाई एक्सिस में आपको ई दे रखा है, ठीक है। ये हर किसी क्वेश्चन में सेम है, ठीक है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, हर किसी क्वेश्चन में ये चीज़ सेम है, ठीक है। तो अभी हमको क्या देखना पड़ेगा, इक्वेशन देखनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में। कौन सी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन दे रखी हैं वो है नॉन्स्ट इक्वेशन। अभी इसके हिसाब से हमको बताना है। ये जो क्वेश्चन है अभी देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैंने यहाँ पे ये जो log mg2+ है, अगर मैं mg को यहाँ पे ऊपर लेके तो यहाँ पे log माइनस में आएगा। नाउ माइनस एंड ये जो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन किस तरीके से टर्न आउट होगी, यहाँ पे ई mg2+ टू mg इज इक्वल टू ई mg2+ टू mg। अब यहाँ पे मैंने mg2+ को ऊपर भेजा log माइनस में, देन ये माइनस माइनस प्लस 0.059/2 log इस बार mg2+ ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इस इक्वेशन को मैं किससे कवर कर रही हूँ, किससे कंपेयर कर रही हूँ, y इज इक्वल टू c प्लस mx। ना अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो m है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो m है यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। नाउ स्लोप जो है वो यहाँ पर किस तरीके की है, पॉजिटिव है ना। तो ये कैसी स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। ये चीज़ समझ आ गई। नाउ यहाँ पर जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे सी वी दे रखा है, तो यहाँ पे ये जो सी है वो एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट आपको बताता है। नाउ इसी से अभी ये जो इक्वेशन है अपनी, ये अपनी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट दे रखा है आपको, और यहाँ पे आपकी स्लोप भी पॉजिटिव दे रखी है, जो कि स्लोप किसके इक्वल आई थी, 0.059/2 के इक्वल आई थी। ये आपको स्लोप भी पॉजिटिव दे रखी है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ई सेल एंड डेल्टा जी सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट ऑप्शन में इंटेंसिव दे रखा है। तो आपको पहले मतलब पता होना चाहिए व्हाट इज इंटेंसिव एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से, मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव। तो एक्चुअली ये क्लास 11th की बात है, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ क्योंकि ये अभी हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो चलिए यहाँ पे एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अभी इंटेंसिव की बात करते हैं।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि नेचर पे तो डिपेंड करती है, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे ये डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं। लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ मैटर इन द सिस्टम। ठीक है, अच्छा ये तो हुई एक बात। नाउ और क्या बात है यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, ये कैसी होती है, नॉन एडिटिव नेचर की होती हैं। ये कैसे नेचर की होती हैं, नॉन एडिटिव नेचर की होती हैं। अब नॉन एडिटिव का मतलब अभी बताती हूँ आपको। इसी से ही उल्टा एक्सटेंसिव में क्या होगा, ये एडिटिव नेचर की होती हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एडिटिव नॉन एडिटिव। ना इसमें एग्जाम्पल किसका आएगा, इंटेंसिव में ई सेल का यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, और यहाँ पे एक्सटेंसिव में किसका एग्जाम्पल आएगा, गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि मैं डेल्टा जी से यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। ये दोनों इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं एक तरीके से। ठीक है, ओके। नाउ अभी नॉन एडिटिव का मतलब क्या है, नॉन एडिटिव का मतलब जैसे कि मैंने लिखा E1 + E2 इज इक्वल टू E3, हम ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज़ अ नॉन एडिटिव नेचर। लेकिन वहीं पे हम डेल्टा जी को इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं, G1 डेल्टा G1 + डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं लिख सकते हैं इन अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, यही ऑल ओवर द कंसेप्ट था। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता इन दोनों से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अभी हमको क्या पता चल गया कि ई सेल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपको आपका ऑप्शन बिल्कुल थर्ड बिल्कुल सही दिख गया होगा, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाइल डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में, ऑल क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन the electrode potential of two electrodes when no current is drawn through the cell is called ये किसकी डेफिनेशन है, ये EMF की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको, जैसे कि आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब आपको कहा जा सकता है कि डिफाइन सेल EMF। तो आपको ये जो डेफिनेशन दे रखी है वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम पर बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको हर किसी क्वेश्चन के पीछे उसका कॉन्सेप्ट देखना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल के बारे में। ठीक है, अभी किसके बारे में बात की गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में बात की गई है। अभी इस क्वेश्चन के लिए अब मैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास कोई सा भी यहाँ पे अगर मैंने सोल्यूशन मान लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होती हैं। ठीक है, अभी 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे माना है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, और उसी में क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अभी आपको ये तो पता है कि यहाँ पे से एक इलेक्ट्रोड क्या होगी, एनोड, और दूसरी इलेक्ट्रोड क्या होगी, कैथोड। मतलब एक एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ये तो हमें पता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एनोड पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज़ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, इट डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड है वो पार्टिसिपेट नहीं करता सेल रिएक्शन में। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है सेल रिएक्शन में। ठीक है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट जो अपनी स्टेटमेंट है वो कह रही है इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन। तो ये प्रोवाइड करता है सरफेस ऑक्सीडेशन के लिए या रिडक्शन के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जो होती है बेसिकली वहाँ पे एनोड होता है बेसिकली, और उस पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब कि ये क्या करता है, या तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा एक इलेक्ट्रोड पे और दूसरी पे क्या होगा, रिडक्शन। अगर दूसरी पे रिडक्शन हो रहा होगा तो पहले पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। समझ आ रही है ना, या तो वो एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा या उस पर रिडक्शन होगा। ये बात समझ आ गई। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट प्रोवाइड सर्फेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो यस डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे जो अपने बिल्कुल यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पे वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरे हम बात करें इलेक्ट्रोड की, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, गेन। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अच्छा, फोर्थ अपना क्या कहता है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मतलब कि ये क्वेश्चन के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट यहाँ पे स्टेटमेंट मिल गई कि यहाँ पर ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करा था। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में नहीं हो सकता, या तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा या तो उस पर रिडक्शन होगा। सो आई थिंक ये आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन। तो ये जो केमिकल सेल में ये तब बिहेव करेगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के, जब जब ई सेल ई ज़ीरो के इक्वल होगा, जब ई सेल ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल, जब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल, जब ई सेल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स मैं आपको बता दूं, जैसे ई सेल आता तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। अब और मैंने मान लिया यहाँ पे ई सेल जब ग्रेटर होगा ई एक्सटर्नल से तब क्या होगा, और ई सेल ई एक्सटर्नल ग्रेटर होगा ई सेल से तब क्या होगा। जब ई सेल ग्रेटर होता है ई एक्सटर्नल से, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक्ट करता है गैल्वेनिक सेल की तरह। और ई एक्सटर्नल जब ज़्यादा होता है ई सेल से, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट करता है। और जब ई सेल ई एक्सटर्नल के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे ये डैनियल सेल की तरह एक्ट करता है। तो तीनों के तीनों, मतलब ये एक क्वेश्चन में से मैंने आपको तीन क्वेश्चन और बता दिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि जब ई सेल ज़्यादा होगा ई एक्सटर्नल से, तो वो गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करेगा। अगर ई एक्सटर्नल ज़्यादा होगा ई सेल की तरह, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह एक्ट करेगा। मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप सारे के सारे बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। इनमें से हमें नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है फॉर अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ अब ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आयंस। जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की, वो आयंस के साइज पे डिपेंड करती है। यस डेफिनेट सी बात है, ये डिपेंड करती है साइज पे। क्यों डिपेंड करती है? अगर जैसे कि मैंने बात करी, एक हल्का आयन है और एक थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि साइज़ ज़्यादा है, मतलब कि जैसे कि मैंने बोला, अगर ये स्मॉल आयन है, मतलब साइज़ छोटा है उसका, तो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर मोबिलिटी ज़्यादा होगी, तो मतलब कि क्या होगा, देन उसकी कंडक्टेंस अच्छे से होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी उसकी, मतलब कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ आ गई बात? अच्छा, तो पहला पॉइंट तो सही है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अभी विस्कोसिटी का मतलब, जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ती है, जैसे कि विस्कोसिटी, जैसे कि आप सपोज करिए, आप मन में सोचिए, जैसे कि आपके पास मैंने बोल लिया एक वाटर है और अनदर कोई मीडियम है, डेंस मीडियम, जैसे कि ऑयल है। तो कहाँ पर इजीली यहाँ पे आयंस मूव करेंगे, जहाँ पे विस्कस कम होगा, है ना। ये चीज़ समझ आ रही है? तो यहाँ पे विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेवन्थ वाले का फोर्थ पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा बिल्कुल सही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे अपने मोबिलिटी बढ़ती है आयंस की, एंड कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द डाटा गिवन बिलो, 1 मिनट, यूजिंग द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से हमको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है। अभी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, पहले ये बताइए। मतलब कि SR SRA मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मतलब कि इसका क्या हो रहा होगा एक्चुअल में, एक्चुअल में इसका क्या हो रहा होगा, इसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। ये चीज़ समझ आई? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन बनती है, या तो SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, या तो SOP हो। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन जब हो रहा होगा तो यहाँ पे SRP मिनिमम होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होना चाहिए, और SOP ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए।
अभी सारी ही कंडीशन में देखो कि एक्चुअली इसमें रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, हर कंडीशन में। अभी यहाँ पे आप देखोगे Cr2O7 2 माइनस, जब आप इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे यहाँ पे, तो ये इसका कितना आएगा, +6 से +3 जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है या नहीं? बिल्कुल। यहाँ पे 0 से -1 जा रहा है, तो इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पर जब इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो इसका कितना आएगा? इसका आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा +7 से आप +2 में जा रहे हो, तो इसका भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन। और यहाँ पे 3 प्लस से आप 0 में जा रहे हो क्रोमियम के, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। चारों कंडीशन में रिडक्शन दिया है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू। मतलब जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम, उसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको किसकी यहाँ पे सबसे कम दिख रही है, यहाँ पे सब पॉजिटिव में दे रखे, एक ही कम है जो कि है यहाँ पर इसकी। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 3 होगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक्चुअली Cr3+ ऑलरेडी उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, तो यहाँ पे Cr3+ नहीं होगा, बिकॉज उसका ऑलरेडी हो चुका है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूज द डाटा इन अ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलर बात, वहाँ पर हमने रिड्यूसिंग एजेंट निकाला था, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाला है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगेन अगर मैं जाऊँ वहाँ पर, उसी क्वेश्चन का डाटा लेंगे हम, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है अपना 9, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अपना है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हमें निकालना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है इसमें। इस बार मतलब हमारा क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन यानी कि एसआरपी क्या होना चाहिए हमारा, मैक्सिमम, और एसओपी क्या होना चाहिए, मिनिमम, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब चलो यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि यहाँ पर इस बार हमको क्या देखना है, सबका हो क्या रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, चारों के सारे अपने रिडक्शन सबका हो रहा है। तो यहाँ पे एसआरपी की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, जो कि आपको दिखेगी यहाँ पे, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे देखोगे आप चारों ऑप्शन में, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन की सबसे ज़्यादा अपनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू दिखेगी। ठीक है, तो यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस बार, क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज MnO4-। ठीक है, समझ आ गई? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से हमें क्वेश्चन नंबर 8 का बेसिकली हमको डाटा लेना है, और इस बार हमको ऑर्डर बताना है रिड्यूसिंग पावर का। नाउ रिड्यूसिंग पावर का आपको ऑर्डर बताना है। रिड्यूसिंग पावर, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसका उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, और जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। अभी कंफ्यूज मत हो जाइए, इसमें से पोटेंशियल पावर का टर्म है। जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, उसका उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर। जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, उसका उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, यहाँ पर जो पी है वो पावर को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर जो पी है वो आपके पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, तो याद रखो इन दोनों ही क्वेश्चन में। यहाँ पे पहला जो अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ऑर्डर बताना है रिड्यूसिंग पावर का। ऑर्डर किसका बताना है हमको, रिड्यूसिंग पावर का, यानी कि हमको ये वाला चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब कि जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, ये चीज़ यूज़ करेंगे हम। और इधर डाटा हमको यही लेना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हम जाते हैं, हम कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं क्या। यस, देखो एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। इट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सही था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सब के बेसिकली हमको कौन सा बेसिकली चीज़ दे रखा है, इन सब के कौन सी चीज़ दे रखी है हमको,
यहाँ पर सबका रिड्यूस्ड फॉर्म रिडक्शन हो रहा है कि नहीं सबका, पहले ये बताओ। सबका रिडक्शन हो रहा है जैसे कि हमने अभी करा था। अगर मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, मतलब अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, उसका उतना ही ज़्यादा क्या, रिड्यूसिंग पावर। ये चीज़ हमने पढ़ी। पर सबके तो इस बार हमें ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल देखना है, तब तो हमें उसकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बता पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सबका क्या लिखती हूँ, एक बार सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखती हूँ। ठीक है, चलिए मैं लिख लेती हूँ। तो मैंने सबका यहाँ पे क्या लिख लिया है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल लिख लिया है। कैसे लिखा मैंने, जैसे कि जिसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, उसका ऑक्सीडेशन करा दिया मैंने। ठीक है, इसको जैसे Cl माइनस को है तो मैंने इधर लिख लिया है ना, ये वाला एग्जाम्पल इधर लिख लिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होगे ना, जैसे कि जिसका यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो अपोजिट साइन लगा देते हैं। तो जिसका प्लस हो रहा था उसका माइनस कर दिया, सबका माइनस कर दिया। तो इस बार हमको क्या देखना है, हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अपना, हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। तो वो डाटा को मैंने इधर लिख लिया है। तो डाटा को लिखते हुए अभी हमको देखना है जिसका ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा आपको किसका यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दिख रहा है, मेरे को बताओ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे Cr का दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है या नहीं, प्लस में है ना, तो इसका ही ज़्यादा होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये माइनस में है, देन ये भी माइनस में है, सब कुछ तीनों माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद कौन आएगा अपना, Cr3+। ठीक है, देन उसके बाद कौन आएगा यहाँ पर आएगा अपना Cl-। देन उसके बाद यहाँ पर आएगा अपना Cl-। देन उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा अपना Mn2+। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये सब आ रहा है इक्वल। तो अभी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, समझ आ गई ना ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। नाउ यूज़ द डाटा, अगेन हमें क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा यूज़ करना है। हम इस बार फाइंड करेंगे मोस्ट स्टेबल आयन इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। इस बार हम क्या फाइंड करेंगे, मोस्ट स्टेबल आयन रिड्यूस्ड फॉर्म में। अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, मतलब कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे, अगर मैंने कोई मेटल मान लिया है, ठीक है, सपोज करो रिड्यूस्ड फॉर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर मैंने कोई मेटल माना है तो उसका क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, कुछ चार्ज यहाँ पे गेन हो गया होगा। अभी ना हो, देखो यहाँ पे अगर ये रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टेबल है, इफ़ इट स्टेबल इन रिड्यूस्ड फॉर्म, अगर वो स्टेबल है, रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टेबल है, मतलब क्या है यहाँ पर, उसका क्या होगा, लेस ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। उसका क्या होगा, लेस ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। ये बात समझना, ठीक है, ओके, ये बात समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वो भी मैं आपको साथ में कराऊंगी क्योंकि इससे अपोजिट चीज़ पूछी है। अपोजिट क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, देन 12 करेंगे, या 12 करेंगे, साथ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की बात करी, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा, जिसमें कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे कोई चार्ज है यहाँ पर, अगर मैंने बोला इस तरीके से होना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर ये स्टेबल है इसमें, अगर ये इसमें स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है, अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म में स्टेबल है तो मतलब कि उसका क्या होगा, लेस रिडक्शन पोटेंशियल। अभी ये कॉन्सेप्ट देख लेना बस, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टेबल है तो मतलब कि यहाँ पर लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। अगर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में स्टेबल है तो लेस रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 हमको लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। अब हम डाटा कौन सा यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना था बेसिकली 11 एंड 12। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द 11 एंड 12 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टेबल है, अगर वो रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टेबल है तो मतलब कि उसमें क्या हो रहा होगा, लेस ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में स्टेबल है तो उसका क्या होना चाहिए, लेस रिडक्शन पोटेंशियल। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा यूज़ करें, यहाँ पे लेस
जो बेसिकली लेस रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, क्योंकि ये सब रिड्यूस फॉर्म में दिए गए हैं। सबसे लेस रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे किसका दे रखा है, यहाँ पे आपको CR का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे हमको लेस ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल यानी कि इस सब के मतलब साइन हमें चेंज कर देना है, बस और कुछ नहीं। जब आप साइन चेंज करोगे तो जैसे कि इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 वोल्ट, और इसका क्या आ जाएगा, बस साइन चेंज करना है 1.15 वोल्ट, और इसका क्या आ जाएगा -1.36 वोल्ट, और यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा +0.74 वोल्ट। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका आ रहा है इस बार। सबसे कम जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो आपको साफ साफ दिख जाएगा इस बार। वो किसका आ रहा है, यहाँ पर इसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इस बार एमएन का देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यानी कि अगर ये स्पीसीज और ये स्पीसीज से रिलेटेड है तो ये देखा आपने। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आप देखोगे तो यहाँ पर Mn2+ और यहाँ पर Cr3+। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत अलग तरीके से मतलब इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आप इसको इजीली समझ पाओ। ठीक है, इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो वहाँ पर Cr की +3 स्पीसीज और यहाँ पे Mn2 की +2 स्पीसीज यहाँ पे आई है। ठीक है, समझ आ गई ना बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड to obtain 1 mole of aluminium from Al2O3। अच्छा, मेरे को बात बताओ, यहाँ पर अगर मैंने Al2O3 लिखा तो मतलब क्या है यहाँ पर Al, यहाँ पर अगर मैंने इसे ब्रेक किया तो इस तरीके से ही ब्रेक होगा। यहाँ पे आयंस कुछ इस तरीके से ब्रेक होंगे। जब मैंने इसको स्टेबल किया तो यहाँ पे जब आप इसको बैलेंस करोगे, व्हेन यू आर बैलेंसिंग इट, तो आप यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस कर दोगे इसको। ठीक है, यानी कि मैं आपसे क्या कह सकती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर Al3+ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो यहाँ पर 2 मोल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए, तो आप कहोगे यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ये बात तो समझ आई, यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सिमिलरली क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 मोल की, तो हम यहाँ पे 1 मोल चाहिए हमको। ये जो कॉफिशेंट है मोल को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, तो हमें एक ही एल्यूमिनियम चाहिए इस बार। तो मतलब कि यहाँ पे इसको हाफ कर देंगे और यहाँ पर Al3+ हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई, कितना फेरेट का चार्ज लगेगा यहाँ पे 3 आएगा, 3 फेरेट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक्चुअली फेरेट क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी 96500 कूलम इसकी वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज, first often changes with the changes of electrolyte, changes with the change of concentration of electrolyte, changes with the temperature of electrolyte, remains constant for cell। तो जो सेल कांस्टेंट होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक सेल के लिए। तो ये एक डेफिनेट सी बेसिकली डेफिनेशन ही टाइप की एक बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट दी है। तो ये एक स्टेटमेंट ही है, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका 4th करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, तो जब हम चार्ज करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी को तो आप देखोगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग से जब हम देखते हैं तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे रिवर्स हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ऑप्शन बिल्कुल फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ PbSO4 एनोड इज रिड्यूस्ड टू Pp। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस एट द इन्फिनिट सोल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको ये दे रखे है। अभी आपको ये दे रखी है तो आप देखोगे यहाँ पर आप इसको किस तरीके से ब्रेक करोगे। हमको ना यही लाना है कि ये किसके इक्वल होगी, इन चारों इक्वेशन में से ये किसके इक्वल होगा, हमको ये बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि अगर मेरे पास ये है, अगर ये है हमारे पास, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये जो है ये किसके इक्वल होगा, ये यहाँ पे NH4 मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइटली सॉल्यूशन NH4+, और यहाँ पर OH- के इक्वल ही तो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कब इक्वल आएगा,
एक्चुअली मेरे को बिल्कुल सामने ही आंसर दिख रहा है, जो कि है क्वेश्चन नंबर बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है? क्यों? मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये करेक्ट है? अभी मैं आपको फटाफट से एक बार में ही आपको भी दिखने लगेगा आंसर। क्यों? मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? NH4+ चाहिए और OH- चाहिए। तो ये मेरे को इससे नहीं मिलेगा। अगर मैंने इसको ब्रेक किया, तो मेरे को क्या मिलेगा? इस तरीके से यहाँ पर NH4+ और क्या मिलेगा? प्लस। यहाँ पर क्या मिलेगा? Cl- ये मिलेगा हमको, ठीक है? अच्छा, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो मेरे को क्या मिलेगा? Na+ एंड देन यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को? OH-। अभी समझ आ जाएगा, बहुत ईज़ी है। और जब मैंने इसको ब्रेक किया, तो मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पर Na+ और Cl-। ठीक है? तो बात क्या है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मेरे को ये दोनों चाहिए। आई वांट दीज़ 2। तो मेरे को मतलब ये दोनों चाहिए, तो मुझे ये चाहिए एंड देन ये चाहिए। OH- चाहिए, NH4+ चाहिए, ठीक है? अमोनियम आयन चाहिए और हमको हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए। पर हमको ये दोनों नहीं चाहिए। अभी इन दोनों को क्या चाहिए, मुझे करना है, एलिमिनेट करना है। तो आपने देखा यहाँ पे माइनस साइन लगा है। मतलब कि ये दोनों चाहिए और इसमें से ये दोनों नहीं चाहिए, मतलब NaCl हमको नहीं चाहिए, यानी कि ये दोनों आयन हमको नहीं चाहिए। तो इसका एलिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है या नहीं? समझ में आई बात? आई ना? कि यहाँ पे से इन दोनों का क्या हो रहा है, एक्चुअली एलिमिनेशन ही हो रहा है ना इनका। इनका क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कितना ईज़ी था, मेरे को सामने ही दिख गया कि मेरे को ये चाहिए, देन ये चाहिए, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है? समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन विल ऑकर एट एनोड? ना मेरे को एक बात बताओ, एनोड पे होने वाली रिएक्शन कौन सी होती है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात तो समझ आती है। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन आपका ए तो बिल्कुल गलत है और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी गलत है। क्यों? ये दोनों क्यों गलत हैं? इसलिए गलत हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो कि एक रिडक्शन है, और एनोड पे रिडक्शन तो होता नहीं है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड तो बिल्कुल गलत है। नाउ 2 एंड 4 में से यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले ये तो समझ आ गया ना? चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब क्या हुआ यहाँ पर, हम ना कुछ देखते हैं। क्या? यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे एनोड पे होने वाली रिएक्शन है, तो उसमें हम क्या देखेंगे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिकली कैटेगरी हम डिसाइड करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्लोरीन का होता है कंपेयर टू दैट ऑफ, अगर हम लें यहाँ पे लिस्ट I- की, देन Br- की, है ना, देन कंपेयर करें हम OH- से, ठीक है, और देन हम यहाँ पे सल्फेट आयन से यहाँ पे कंपेयर करें, ठीक है। तो आगे इस तरीके से ये सीरीज़ बढ़ती जाती है और यहाँ पे देन NO3 2- भी आता है आगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर जो हमें चाहिए वो तो यहाँ पे आ ही जा रहा है। जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? क्लोरीन का। तो जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? यहाँ पे फोर्थ वाली रिएक्शन होगी एट एनोड, ठीक है, क्योंकि OH- से क्या है? इसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। तो हम लोगों ने सारे के सारे NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आने वाली बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं जो कि एक्चुअली में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और इसके बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। टिल देन कीप स्टडिंग। बाय बाय।